हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूपी ऑफ दिव्यांकर सिंह, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। संविधान की आज 10वीं क्लास होने वाली है। पिछली इस 9वीं क्लास में हमने संविधान सभा का गठन पढ़ा था, जिसको हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के जरूर देख लें। पिछली क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से साथियों संविधान सभा को पढ़ा था, संविधान सभा का गठन हमने पढ़ा था, उसके लिए चुनाव को हमने देखा था, संविधान सभा की बैठकें हमने देखी थी, कुल 3 वाचन हुए थे, ये चीज हमने देखी थी। पिछली संविधान सभा में किस तरह से कौन कौन सी महिला किसके पास क्या था, ये सारी हमने देखी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। इस क्लासेस में साथियों जितने भी क्लासेस चल रहे हैं ना, आपके लिए ये रामबाण क्लासेस हैं। इन क्लासेस में वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, वही इन क्लासेस में, इन नोट्स में आपको वही सब चीजें मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम हो, अगर संविधान का कोई भी प्रश्न इससे अलग आ जाए तो बता देना। जो ये नोट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिनको बहुत अच्छे टीचर के द्वारा बनवाया गया है, नवीन शर्मा सर के द्वारा। आज हम जानेंगे संविधान की समितियां जो है वो कितनी है और किस किस तरह के जो मेन समितियां हैं जिनसे काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अध्यक्ष कौन है, और उन्हें भी साथियों बड़ी ट्रिक के साथ हम याद कर लेंगे, ताकि कभी भी अगर ऐसा प्रश्न बने कि बताइए इस समिति में निम्न में से कौन सा व्यक्ति नहीं था, तो आप तुरंत बता दें कि हाँ ये वाला नहीं था। चलिए शुरू करते हैं किसी देरी की। और सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए साथियों, जब संविधान सभा हमारी बैठ गई तो अब संविधान का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि संविधान ही नहीं बनाना है बल्कि पूरा भारत बनाना है। संविधान निर्माण से ही भारत का निर्माण होगा, ठीक है। तो संविधान ही नहीं बनाना, बहुत बड़ा भारत हमें बनाना है। तो उसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, उनके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए, जिन्हें ये काम दिया गया कि भाई आप ये वाला काम देखिए और आप ये वाला काम देखिए। तो इसी क्रम में संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनी थी साथियों। आप ये बात ध्यान रखेंगे और नोट्स अपने बनाते रहे। कुल 22 समितियां बनी थी, और इसमें भी 8 समितियों को बड़ी समिति का दर्जा दिया गया था और 14 समिति को छोटी समिति का दर्जा दिया गया था। इनका सभी का काम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट काम था, सभी का कुछ ना कुछ काम था। लेकिन 8 समितियां ऐसी थी जिनका काम जो है काफी बड़ा था, जिन्होंने संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा जो है संघर्ष किया था। अब साथियों हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपनी बड़ी समितियां। हेडिंग डालेंगे बड़ी समितियां, और बड़ी समितियों में सबसे पहली और सबसे बड़ी समिति जो है संविधान की, वो है प्रारूप समिति, जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति को आज हम बहुत अच्छे से बारीकी से जानेंगे। प्रारूप समिति में सदस्य थे कुल 7। जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो साथियों सबसे पहले तो आप ये बात जाने कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो आजादी के बाद, आजादी हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति का जो साथियों गठन है वो हमारा हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये तारीख आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा 1946 में बैठ गई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर को हो गई थी। लेकिन संविधान के बनाने के लिए जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, और इसके अगले ही दिन 30 अगस्त से इन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। बात क्लियर है? इनका कार्य क्या था? प्रारूप पर विचार विमर्श करना, प्रारूप तैयार करना, व्याख्या करना। मतलब प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए? प्रारूप का मतलब है कि हम एक संविधान बनाने जा रहे हैं, उसका कच्चा मसौदा तैयार करना है। मतलब पहले उसको रफ संविधान बनाना है, फिर उसमें कमियां छांटेंगे, उन्हें हटा करके, और तब हम एक अखंड भारत का अखंड संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो उस पर विचार विमर्श करना था और प्रारूप को तैयार करना था, किस तरह का हमारा जो संविधान है वो होना चाहिए। और फिर संविधान सभा में जब संविधान सभा के सदस्य आपसे पूछेंगे कि आपने इस प्रारूप में ये वाला आर्टिकल क्यों रखा है, तो उसकी व्याख्या करना, ये भी काम किसका था? प्रारूप समिति का था। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रारूप समिति, जब समिति बनी तो उसके एक अध्यक्ष बनेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें इनके अलावा अन्य और 6 सदस्य थे, क्योंकि टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए इन सभी सदस्यों का नाम बहुत ही आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा, जब तक आप बस बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। अन्य सदस्य में सबसे पहले हमारे जाते कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ये बहुत ही होनहार सदस्य थे प्रारूप समिति के। दूसरे हमारे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे हमारे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चौथे हमारे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवे हमारे हैं एन माधवराव, जो कि बीएल मित्रा की जगह आए थे।
और छठे हमारे हैं टीटी कृष्णाचार्य जो कि डीपी खेतार की जगह आए थे। बीएल मित्रा जी की मृत्यु की दिन की जगह माधव राय आए। डीपी खेतार जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हीं की जगह आए थे टीटी कृष्णाचार्य। बात ध्यान रखेंगे। आप साथियों आपको एक चीज मैं इसमें बता दूं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं, इनमें एक फैक्ट है कि इन 7 सदस्यों के नामों में किसी ना किसी गॉड का नाम आता है। गॉड का नाम, गोडेस का नाम, मतलब देवी देवताओं का नाम इन 7 सदस्यों के नाम में आता है। कैसे? देखिए, सबसे पहला आप देखते हैं भीमराव अंबेडकर, तो अंबे आ गया। अंबे अंबे जो कि एक हमारी गोडेस देवी है। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया कृष्ण जी आगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी, इसमें तो खुद ही कृष्ण जी आगे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, तो मोहम्मद जो कि एक मुस्लिम गॉड है, मोहम्मद उनका नाम आ गया। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल किसे कहते हैं? कृष्ण जी को, कृष्ण जी का नाम आ गया। एन माधवराव, इनमें भी कृष्ण जी का नाम। माधव किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। और टीटी कृष्णा भाचारी, इसमें तो खुद ही कृष्ण जी का नाम। तो 7 सदस्य ऐसे हैं जिनमें किसी ना किसी गॉड का नाम आया हुआ है। अब आप आसानी से ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो आप आसानी से ध्यान रखेंगे कि भाई सर ने बताया था कि इनमें देखो किसके नाम में जो है कृष्ण जी का नाम या किसी देवता का नाम नहीं आ रहा है। जिसके नाम में नहीं आ रहा है 100% वो ही नहीं है प्रारूप समिति का सदस्य। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ये एक फैक्ट है साथियों जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब हम अपनी संविधान सभा का प्रारूप समिति का अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। संविधान का पहला प्रारूप, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया, किसने पेश किया। संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया, इसको अस्वीकार कर दिया गया था। सबसे पहले बी.एन. राव जी ने संविधान का जो प्रारूप है वो बना करके पेश किया था। इसी के बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बात लिखेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और प्रारूप बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। बात ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रयास 21 फरवरी 1948 को पेश किया। प्रारूप, तो प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप जो है वो 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। इन्होंने अपना दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को पेश किया था। दूसरा प्रारूप कब पेश किया? तो अक्टूबर 1948 को। ठीक है। और अंतिम प्रारूप इन्होंने जो पेश किया था वो किया था 4 नवंबर 1948 को। जो हम पढ़ते हैं ना अपने वाचन, हमने पीछे पढ़े थे, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। तीसरा वाचन दूसरा वाचन सबसे बड़ा था, पहला वाचन सबसे छोटा था, 6 दिन का था। 6 दिन बाद दूसरा वाचन शुरू हुआ जो कि सबसे लंबा था। ठीक है। तो वो यही है, पहला वाचन पहले प्रारूप पर, दूसरा वाचन दूसरे प्रारूप पर, तीसरा वाचन तीसरे प्रारूप पर, और तीसरा प्रारूप था जब वो अंतिम प्रारूप था। अंतिम प्रारूप पर आए सुझावों के बाद इसमें 2437 संशोधन किए गए। कितने संशोधन किए गए साथियों? 2437। अब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई थी। ये बात आप नोट करेंगे। ये प्रारूप समिति की बैठकें हैं, संविधान सभा की बैठकें नहीं है। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? 166। ठीक है। और अगर बात करें कि प्रारूप समिति की कितनी है, तो 141, 141। तो 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 393 को स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा संविधान का नाम भारत का संविधान अपनाया गया। बात ध्यान रहे कि संविधान का नाम भारत का संविधान कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? 393। तो इसके द्वारा हमें एक अनुच्छेद भी याद हो गया कि अनुच्छेद 393 में संविधान का नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? भारत का संविधान। अब साथियों बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है बाबा साहब अम्बेडकर पर, तो देखिए एक लाइन में उन्हें भी जान लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। जोगिंदरनाथ मंडल की जगह चुने गए थे। ठीक है। जोगिंदरनाथ मंडल ने चुनाव नहीं लड़ा, इन्होंने अपना चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो इनकी जगह पश्चिम बंगाल से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुन करके आ गई। संविधान सभा चुनाव में खुलना और जैसोर सीट से बाबा साहब चुने गए थे, किंतु विभाजन के बाद ये सीट जो है पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। जब जो चुनाव हुआ था वो तो 1946 में हुआ था, और विभाजन कब हुआ? 1947 में। तो जब विभाजन हुआ तो खुलना और जैसोर सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। ठीक है। और इससे जो है जो बाबा साहब थे उनकी जो सदस्य थी संविधान सभा की वो रद्द हो गई। ठीक है। इसके बाद में उन्हें जो है संविधान सभा में लाना जरूरी था, तो बाद में बाबा साहब को बंबई की पूना सीट से
चुनाव लड़ाया गया, वहां से वो चुने गए। इस सीट से M.R. जयकर, मुकुंदराव आनंदराव जयकर थे, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और उनकी जगह पर बाबा साहब जो है चुन करके आए थे। मतलब इन्होंने अपना जो त्याग पत्र है वो बाबा साहब के लिए ही दिया था। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। दूसरी हमारी समिति है, संविधान सभा की दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति। देखिए सभी समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरी हमारी जो समिति है वो है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथी जो है राज्यों से संबंधित समिति, तो उसके भी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति का क्या कार्य था कि ये राज्य जो है किस तरह से होंगे, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना, राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान बनाना, राज्य कितने बन सकते हैं उन सब के लिए। संघीय संविधान समिति जो आपकी तीसरी है, तो हमारा जो संविधान है वो संघीय ढांचा उसका होना चाहिए, वो किस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए। दूसरी संघ शक्ति समिति, तो संघ जो होगा उसके पास किस किस तरह की पावर्स होंगी उन सब के लिए समिति। बात क्लियर है। पांचवी हमारी समिति है, सबसे बड़ी समिति, नियम और प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठी हमारी समिति संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सातवीं हमारी जो समिति है, और ये समिति भी प्रारूप समिति के बाद एक बड़ी समिति मानी गई है। ठीक है, ये क्या थी, मूल अधिकार, जनजातियों, जनजातियां एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। अब ये इतनी बड़ी समिति थी कि एक ही समिति के एक ही अध्यक्ष के द्वारा इन पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए इस समिति की सहायता करने के लिए दो उप समिति बनाई गई। कितनी, दो। इस समिति की उप समिति भी बनाई गई। तो इसकी दो उप समिति बनाई गई, और वो दो उप समिति कौन कौन सी थी, तो पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। JB कृपलानी काफी होनहार व्यक्ति थे। और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी को आप जानते होंगे, ये निर्वाचित उप सभापति भी है, ओ सॉरी उपाध्यक्ष है, निर्वाचित उपाध्यक्ष भी है ये संविधान सभा के। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था ना कि निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम आएगा तो HC मुखर्जी, और मनोनीत उपाध्यक्ष आएंगे तो वे आपके क्या होंगे, फ्रैंक एंथनी। हमने पढ़ा था ना पीछे कि मनोनीत में क्या आएंगे, फ्रैंक एंथनी। ठीक, तो आप बात क्लियर है। आठवीं हमारी जो समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये साथियों हमारी 8 समितियां थी, बिग कमिटीज। क्या थी ये, बिग कमिटीज, यानी कि बड़ी समिति। ये हमारी 8 समितियां बिग कमिटीज हो गई। अब हम देखते हैं अपनी छोटी समितियों में कुछ समितियां, हालांकि इनका नाम छोटा है, इनके काम भी बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, पहली छोटी समितियों में पहली जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा वो किस तरह का होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसे फहराने या उसे आरोहण करने के क्या नियम होंगे, इन सब को लेकर के ये समिति बनाई गई थी। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस समिति के द्वारा जो तिरंगा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो अपनाया गया था वो था 2:3, या फिर लंबाई और चौड़ाई को देखें तो 3:2। मतलब अगर चौड़ाई आप 2 लेते हैं तो लंबाई आपको 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस अनुपात में तिरंगे का जो साइज होगा वो होना चाहिए, ये इस समिति के द्वारा अपनाया गया। तिरंगे में अशोक चक्र होगा, अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होंगी, कितनी, 24। ध्वज संहिता लागू हुई 2002। तिरंगा फहराने के नियम 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने के नियम जो है ध्वज संहिता के द्वारा लागू किए गए थे। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये थे पिंगली वेंकैया, आंध्रा के ये रहने वाले थे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। ये कब मिला, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था नवीन जिंदल बनाम सरकार रिट। नवीन जिंदल जी का आपने काफी नाम सुना होगा, तो नवीन जिंदल बनाम सरकार रिट थी। 23 फरवरी 2003 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और उन्होंने कहा कि भाई देश के जितने भी नागरिक हैं वो जब चाहे तब राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे फहराना, जो कहते हैं कि आज क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा या आज जो है ध्वज आरोहण है।
तो वो किस तरह से होता है और कौन कौन से पर्व पर होता है उस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ये जानकारी आप जान गए होंगे। इसके आगे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम। भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अगर कोई अपमान कर देगा तो उस पर किस तरह से एक्ट या किस तरह से उस पर जो कानून है वो लागू होगा उसके लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में ये बना। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय सम्मान में क्या क्या आता है? संविधान का अगर आप अपमान करते हैं, तिरंगे का आप अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का आप अपमान करते हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत आप कानूनन अपराध कर रहे हैं। संविधान का अपमान कोई नहीं कर सकता। तिरंगे का राष्ट्रगान अगर कहीं पर हो रहा है और आप उस सभा में शामिल हैं तो आपको चाहिए कि आप सावधान मुद्रा में वहां पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान अगर गा सकते हैं तो गाएं, अगर नहीं गा सकते हैं तो चुप सुनते रहें, लेकिन कोई भी अपनी बॉडी में हलचल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हलचल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने राष्ट्रगान का अपमान किया है। बात समझ है? जानबूझकर अपमान करने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। क्या होगी? इस एक्ट के तहत जानबूझकर कार्रवाई करने पर। ठीक है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आती है तो हमारा जो तिरंगा है वो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे उसको ले लेते हैं और वो जो है सड़कों पर ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसे बाद में कुछ अच्छे लोग जो है उठा उठा करके एक तरफ रखते हैं। तो वो मतलब वो जानबूझकर किया गया अपमान नहीं है, वो बच्चों की सूझबूझ के ऊपर था, तो वो जानबूझकर किया गया अपमान उसको नहीं कहेंगे। हालांकि इस तरह का कृत्य जो है वो गलत है और बच्चों को तिरंगे के प्रति जो है समझदारी हमें देनी चाहिए। ये जो है हमारा मतलब पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। सिर्फ स्कूल के ही सारे कर्तव्य नहीं होते, कुछ कर्तव्य पेरेंट्स के भी होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारतीय झंडा 1921 में चरखा का सुझाव। आपने 1921 में भारतीय झंडा अगर आपने देखा हो 1921 का, जिसमें झंडे के बीच में एक चरखा लगा हुआ है। ठीक है, तो चरखे का सुझाव लाला हंसराज जी ने दिया था। किन्होंने? लाला हंसराज जी ने दिया था। और ध्वज का फहराना, तो ध्वज का फहराना 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था, जब हमारा भारत गणतंत्र भारत हो गया था। मैंने क्या कहा? फहराना और ध्वजारोहण में अंतर है, अभी मैं आपको वो स्पष्ट कर दूंगा। ध्वज का फहराना 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। इसे ध्वज पहले ही ऊपर बंधा होता है। फहराना क्या होता है कि जो आपका एक ये जो आपका एक पोल है, तो इस पर यहाँ पर ध्वज जो है वो हमारा पहले ही बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है, उसमें ऐसे वो बंधी रस्सी रस्सी को खींचते हैं और वो हमारा ध्वज जो है फहरा देते हैं। तो ये होगा ध्वज का फहराना रस्सी। ठीक है, इसे कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति फहराते हैं। कर्तव्य पथ, राजपथ है, राजपथ जिनका नाम था तो कर्तव्य पथ हो गया। तो कर्तव्य पथ पर इसे कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति हमारे फहराते हैं 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जो फहराया जाता है वो होता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को जो फहराया जाता है वो फहराया जाता है कर्तव्य पथ पर, जिसे राष्ट्रपति फहराते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे। 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस पर अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था सुकर्णो। ठीक है, 1950 में जो प्रथम गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे वो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और 1951 में दूसरे गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे वो थे आपके नेपाल के राष्ट्रपति त्रिभुवेर वीर विक्रम सिंह। ये काफी बार पूछा जाता है, त्रिभुवेर वीर विक्रम सिंह। और ऐसा गणतंत्र दिवस जिसपे किसी भी विदेशी जो मेहमान है उन्हें नहीं बुलाया गया था, तो 1952 1953 ये दोनों गणतंत्र दिवस ऐसे हैं जिस पर किसी अतिथि को नहीं बुलाया गया। तो बात ध्यान रखेंगे, 1952 1953। गणतंत्र दिवस का आयोजन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 26 जनवरी की परेड जो है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। 26 जनवरी की जो हमारी परेड है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और इंडिया गेट तक जाती है। अभी आपने राष्ट्रीय ध्वज का फहराना पढ़ा। क्या पढ़ा? फहराना, 26 जनवरी 1950 को। अब हम राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण पढ़ते हैं, ध्वजारोहण। राष्ट्रीय ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ। प्रथम जो ध्वजारोहण था 15 अगस्त 1947 को जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो ये प्रिंसेस पार्क दिल्ली में हुआ था। प्रिंसेस पार्क आपका कहाँ है? ये इंडिया गेट के बगल में है। इंडिया गेट के बगल में प्रिंसेस पार्क है। वहां पर पहली बार 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया गया था। प्रथम ध्वजारोहण पीएम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ध्वजारोहण जो है वो आपका लाल किले पर किया जाता है। जो आपका पहला था वो प्रिंसेस पार्क में हुआ था, बात ध्यान रखेंगे। ध्वजारोहण पर जो शहनाई है वो बिस्मिल्लाह खां जी ने बजाई थी। ठीक है, ध्वजारोहण पर जो शहनाई बजती है
तो वो किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां जी ने बजाई थी। ध्वजारोहण क्या होता है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से रस्सी के सहारे ऊपर ले जाया जाता है, फिर फहराया जाता है। जो आपका इस तरह का एक पोल जो बंधा हुआ है, तो ध्वजारोहण मतलब ध्वज जो है वो यहाँ पर है, रस्सी यहाँ पर है, रस्सी को खींचते हैं और ध्वज इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर जब ध्वज पहुंच जाता है तो रस्सी को बांध देते हैं और दूसरी वाली रस्सी से उसको खोल करके उसको फहराया जाता है। इस तरह से होता है हमारा ध्वजारोहण। आगे देखें साथियों, आगे जो हमारी कुछ समितियां हैं जल्दी जल्दी से उनको देख लेते हैं। दूसरी समिति थी सदन समिति, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया, जो सदन कार्य देखेंगे। तीसरी थी कार्य संबंधी समिति, जो संविधान सभा है उसके कार्य किस तरह से होंगे, के एम मुंशी ये देखते थे। चौथी थी संविधान सभा कार्य समिति, जीवी मालवलंकर उसे देखेंगे। पांचवी थी वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, ये जो उसमें जो कर्मचारी थे जो इन मेंबरों की सेवा में लगे हुए थे, उनकी सैलरी वैलरी के बारे में जो भी था वो ये देखेंगे। नागरिकता पर तदर्थ समिति, एस वर्दाचारी, नागरिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय पर समिति, एस वर्दाचारी, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे देश का किस तरह से होना चाहिए। और भाषीय प्रांत आयोग जो था वो एस के धर, एक समिति भाषीय प्रांत आयोग की हुई थी, जिसके जो है जस्टिस एस के धर को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। धर आयोग का गठन हुआ था, जिसका काम ये था कि आप ये बताइए कि भाषा के आधार पर हम जो है राज्यों का गठन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने भी अपने आयोग में यही कहा था कि भाई देखिए, भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रांतों का गठन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को सुविधाएं रहें और सभी को जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लाभ लेने में किसी को कम और किसी को ज्यादा जो दुख है वो ना उठाना पड़े। मतलब जो आपका एक इस तरह का एक जिला बनता है, मतलब स्टेट बनता है, तो उसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पर बनाया जाए, ताकि यहाँ से आने वालों और यहाँ से आने वालों को बराबर बराबर दूरी पड़े। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर बना दें कि ये पूरा क्षेत्र तो जो है वो फायदे में रहेगा और यहाँ वाले जो लोग होंगे वो इतनी दूर आएंगे। तो इस तरह के सुझाव उन्होंने दिए। तभी आप अगर देखेंगे तो हर जो हमारे स्टेट्स हैं उनका जो मुख्यालय होता है तो वो मुख्यालय अधिकतर उनका बीच में होता है। तो साथियों, इसी के साथ हमारी संविधान की समितियां समाप्त हो चुकी हैं और आज की हमारी ये क्लास भी समाप्त होती है। आप कमेंट में जरूर बता दें आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो देखिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक करने से थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा और सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि दूसरी जब वीडियो आएगी तो आपको उसका पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय जवान।